हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसे कि दोस्तों मैं यूपीआर बिना टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज हमने टॉप 31 लाइनर क्वेश्चन रखे हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से है। इसके अलावा दोस्तों जो जिनकी ट्रेड या जो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे 51 पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक है, हमारी सीरीज का, तो आप उन 51 पार्ट को देख लें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझाया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को चाहे वो डिजिटल के हो, चाहे वो एडीसी के हो, चाहे वो ईसीडी के हो, ठीक है, या आपके इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन रहे हों, हमने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कशन करके समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और आप सभी को वीडियो पसंद भी आई है दोस्तों, क्योंकि इसी क्रम में हमारा आज 52 पार्ट पहुंच गया है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। जो हमारा थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर का क्या होता है? निगेटिव होता है एंड उच्च होता है, निगेटिव एंड हाई। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थर्मिस्टर का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा आरएमएस मान प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी क्रम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपेसिटर का लॉस एंगल होना चाहिए। जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका लॉस एंगल कितना होता है? तो कैपेसिटर का लॉस एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि कैपेसिटर का लॉस एंगल कितना होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 90 डिग्री दिया रहेगा, 180 डिग्री दिया रहेगा, 60 डिग्री दिया रहेगा और 45 डिग्री दिया रहेगा। तो आपको चेक करना रहेगा उसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या होगा, 90 डिग्री आपको करेक्ट करना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे आप आसानी से रट सकते हैं। इसी क्रम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इंडक्शन टाइप वाट मीटर का ऑपरेशन डॉट डॉट पर आधारित है। जो हमारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर होता है उसका ऑपरेशन किस पर आधारित होता है? तो भावन धारा प्रवाह या ईडी करंट फ्लो पर हमारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर का ऑपरेशन आधारित होता है। ठीक है, इसी क्रम दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। आप वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी वीडियो के PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रेणी में कनेक्ट किए गए दो इंडक्टर L1 एंड L2 के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस यम है, तो इस संयोजन की तुल्य इंडक्टेंस क्या होगी? तो इसकी जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस याद करना है, दो हमारे इंडक्टर हैं जो कि क्या है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, साथ में इसका यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मान लेता हूँ बीच में। ठीक है, इसके अलावा हमारे ये हैं, इन दोनों के का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो यम है। L1 एंड L2 दो इंडक्टर हैं, तो इनको अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो देखो दोस्तों जो हमारा इंडक्टर होता है वो सेम टू सेम रजिस्टर की तरह जुड़ता है। तो रजिस्टेंस हमारा सीरीज में कैसे जुड़ता है? अगर R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2, तो ऐसे हमारा इंडक्टर भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो L इक्वल टू हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट, L इक्वल टू हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्योंकि इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है, L1 का M है, L2 का भी M है, तो टोटल हमारा 2M हो जाएगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसको दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको एडिशन नहीं आता तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, श्रेणी में कनेक्ट किए गए दो इंडक्टर L1 तथा L2 के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस यम है, तो इस संयोजन की तुल्य जो हमारी या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो क्या होगी? तो L1 प्लस L2 प्लस 2M होती है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडक्शन टाइप वाट मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापन के लिए किया जा सकता है। जो हमारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर होता है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर का प्रयोग हम केवल AC पावर को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या ओनली AC पावर को मेजर करने के लिए हम इंडक्शन टाइप वाट मीटर का प्रयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन
कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यंत्रों में भंवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियां नहीं होती हैं। किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, आपको बताना है किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में भंवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियां नहीं होती हैं। तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस नहीं होती हैं। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट राशि का मापन करते हैं। तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस प्रकार की राशि का मेजर करता है, तो करंट का मेजर करता है। किसका मेजर करता है, करंट का या धारा का मेजर करता है। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैपेसिटर की डाई इलेक्ट्रिक हानि, डाई इलेक्ट्रिक लॉस डॉट डॉट द्वारा मापी जा सकती है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होती है वो शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से माप सकते हैं। इसके अलावा शेयरिंग ब्रिज दोस्तों हमारा इंडक्टर भी मापता है। ठीक है, उसके कई चीज़ें शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस भी माप सकते हैं, पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं, और ठीक है शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से इंडक्टेंस का भी मेजर कर सकते हैं। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध डॉट डॉट होना चाहिए। जो हमारा एक आइडियल एमीटर है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं, किसकी, आइडियल वोल्ट मीटर की हम बात करते हैं, तो उसमें पूछता कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछता है कि जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर को सर्किट में हम कैसे लगाते हैं। तो एमीटर को सर्किट में हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। इसके अलावा जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा हम पैरेलल या समांतर में लगाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं कि जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों पॉइंट में से कोई ना कोई 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपको जरूर मिलेगा यूपीआरमीएल में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों उसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कम मान के प्रतिरोध के मापन की सबसे अधिक सामान्य विधि है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो हमको अगर लो रेजिस्टेंस मापना है तो उसके लिए सबसे आसान विधि जो है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है वो हमारी केल्विन डबल ब्रिज है। ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड के माध्यम से ही हम लो रेजिस्टेंस को मापते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक लगभग दोस्तों 99.99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लो रेजिस्टेंस बात करता है तो लो रेजिस्टेंस के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज विधि का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीआरओ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मात्रक है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीआरओ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मात्रक क्या होता है, मिलीमीटर प्रति मिलीवोल्ट। मिलीमीटर प्रति मिलीवोल्ट सीआरओ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मात्रक होता है। ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड प्रतिरोध को निर्मित करने में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा पदार्थ है जिसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में प्रयोग करते हैं। तो कौन सा होता है, मैग्नीन होता है। ये भी उस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो मैग्नीन का प्रयोग हम स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाने में प्रयोग करते हैं। तो इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉइज का मापन डॉट डॉट द्वारा किया जा सकता है। जो हमारा नॉइज होता है, नॉइज का मापन हम किसके द्वारा करते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आज जो क्वेश्चन रखे हैं वो मैक्सिमम हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आपका डीएमआरसी का एग्जाम हो, चाहे आपका नोएडा मेट्रो का एग्जाम हो, इसरो का हो या डीआरडीओ का हो या एनपीसीआईएल या पीजीसीआईएल या आपका भेल सेल, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि वो हर जगह पूछा जाए। आपका जीआई का एग्जाम हो, चाहे आपका आईटीआई लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका बीटेक लेवल का एग्जाम हो, एई लेवल का एग्जाम हो,
हर जगह जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, 2-4 सिंपल क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। अगर हमको नॉइज़ का मेजरमेंट करना है तो नॉइज़ के लिए हम AC वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यंत्रों का उपयोग समानता डाट के लिए किया जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यंत्र होते हैं उनको हम किसके लिए मापन के लिए प्रयोग करते हैं, तो अधिक मान की धाराओं के मापन के लिए, हाई वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। हिंदी में लिखा हुआ है अधिक मान की धाराएं और इंग्लिश में लिखा हुआ है हाई वोल्टेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे आप छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम देखते हैं बाद में। देखो जो क्वेश्चन वाला भाई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर नॉर्मली यूज्ड फॉर, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का हम नॉर्मली यूज किस लिए करते हैं, हाई वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का। दोस्तों देखिए, क्योंकि एग्जामिनर दिया भी रहता है वहाँ पे कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उस कंडीशन में जो इंग्लिश वर्ड होता है वही आपका मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए हिंदी वाले वर्ड को वो भी नहीं लेते हैं क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप जहाँ याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इसको करेक्ट कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यंत्रों का उपयोग, ठीक है, अधिक धारा के लिए नहीं, हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप यंत्रों का उपयोग, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 डिजिट के डिजिटल वोल्ट मीटर का रिजोल्यूशन होता है। इसका आपको रिजोल्यूशन बताना है कितना होता है। तो रिजोल्यूशन इसका होता है दोस्तों 1/, ठीक है, 10 की पावर n होता है। तो 4 हैं तो 1/, हो जाएगा 10⁴। तो 10⁴ लिख सकते हैं 1/10,000, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं रिजोल्यूशन डिजिटल वोल्ट मीटर का। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राइमरी सेल है, जो प्राइमरी सेल की बात कर रहा है, तो प्राइमरी सेल हमारा होता है जिंक कार्बन डाई सेल होता है, हमारा प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। ZNC ड्राई सेल जो होता है हमारा प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं शुष्क सेल। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट द्वारा DC तथा AC मापन में त्रुटि नहीं होती, स्ट्रेच चुंबकीय क्षेत्रों के कारण त्रुटि, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेच चुंबकीय क्षेत्रों के कारण जो त्रुटि होती है वो DC तथा AC मापन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में नहीं होती है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैल्वेनोमीटर्स प्रायः DC एम्पलीफायर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे परिपथों में एम्पलीफायर का मुख्य कार्य है धारा सेंसिटिविटी बढ़ाना। क्या होता है, धारा सेंसिटिविटी बढ़ाना, ठीक है, धारा सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मापन यंत्रों में स्प्रिंग का कार्य है। जो मापन यंत्र होते हैं हमारे, उनका स्प्रिंग में क्या कार्य होता है, पॉइंटर की गति को कंट्रोल करना। स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, जो हमारा पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। ऐसे मान चलो कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो हमारे पॉइंटर लगा है, इस पॉइंटर को कंट्रोल करना ही स्प्रिंग का कार्य होता है। तो इसमें 2 प्रकार के डैम्पिंग कार्य करती है, एक होती है TC, एक होती है TD, डिफ्लेक्टिंग टार्क एंड कंट्रोलिंग टार्क, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की कार्यप्रणाली, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कार्यप्रणाली वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है। वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस के परिवर्तन पर आधारित है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तरंग का फॉर्म फैक्टर सबसे कम होता है। ये आपको बताना है किस वेव फॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो सबसे कम होता है। वो होता है हमारा स्क्वायर वेव। जो वर्गाकार तरंग होती है उसका फॉर्म फैक्टर सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी Vmax होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा DC वैल्यू से बोलते हैं, DC वैल्यू एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू जो होती है हमारी, RMS वैल्यू भी Vmax होती है। तो हम फॉर्म फैक्टर जब निकालते हैं तो RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू Vmax अपान Vmax रख देंगे तो 1 आ जाता है हमारा इसका, ठीक है। पावर फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों 1 1 होता है हमारा स्क्वायर वेव का।
तो सबसे कम पावर फैक्टर किसका होता है, सबसे कम फॉर्म फैक्टर और पावर फैक्टर दोनों हमारा क्या होता है, वर्गाकार तरंग का होता है, ठीक है, स्क्वायर वेव का होता है। तो इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उच्च आवृत्ति तथा कम मान की धाराओं के मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यंत्र है, कौन सा होता है, थर्मोकपल टाइप यंत्र होता है। उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, कम मान की धाराएं यानी लो वैल्यू का करंट के लिए अधिक उपयुक्त यंत्र क्या है, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में चलते हैं अगले। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का मुख्य लाभ है, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होती है उस इंस्ट्रूमेंट का मुख्य लाभ क्या है। तो एवरेज वैल्यू का मापन किया जा सकता है, पीएमएमसी के माध्यम से एवरेज वैल्यू का मापन किया जा सकता है। दोस्तों जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को बोला जाता है डीसी वैल्यू भी, ठीक है। तो हमारा पीएमएमसी क्या मापता है, ओनली डीसी मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एवरेज वैल्यू को भी हम डीसी वैल्यू भी कहते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना क्रिएट हो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सही करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि पीएमएमसी जो होता है वो हमारा डीसी के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एवरेज वैल्यू को हम डीसी वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग प्रक्रिया में डॉट डॉट होता है, जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है उस डैम्पिंग प्रक्रिया में क्या होता है, तो लॉगरिथमिक डिके होती है, ठीक है। क्या होता है, उसका जो स्केल होता है वो लॉगरिथमिक डिके स्केल होती है। इसी क्रम चलते हैं अगला क्वेश्चन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कोर परमलॉय बनाया जाता है, जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कोर होता है वो परमलॉय का बनाया जाता है। उससे क्या होता है, परमलॉय का बनाने से उसकी जो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यदि हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कोर को हम परमलॉय एक मिश्र धातु होती है, जब उसका हम बनाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है या इंक्रीज कर जाती है। तो इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन औसत मान या एवरेज वैल्यू पर निर्भर करता है, इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन औसत मान पर निर्भर करता है। रेक्टिफायर मीटर, जो हमारा रेक्टिफायर मीटर होता है एवरेज वैल्यू के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उन इंस्ट्रूमेंट में जिनमें चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है डैम्पिंग प्रयुक्त की जाती है, किस प्रकार की डैम्पिंग प्रयुक्त की जाती है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है या दुर्बल होती है, ठीक है। तो उसमें हम वायु घर्षण डैम्पिंग या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके साथ साथ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का उपयोग समानता डॉट डॉट इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो हमारा कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर। दोस्तों एक होता है हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर, एक होता है कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर। तो कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर। तो कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डॉट डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसके माध्यम से हम एसी तथा डीसी दोनों का मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से एसी एंड डीसी दोनों चीज़ का मापन कर सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट एसी और डीसी दोनों चीज़ का मापन कर सकते हैं हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस पॉइंट को आप याद रखें। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीआरटी का डिफ्लेक्शन फैक्टर जी, जो हमारा सीआरटी होता है उसका डिफ्लेक्शन फैक्टर जी क्या होता है। तो हमारा डिफ्लेक्शन फैक्टर जी जो होता है वो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का विलोम होता है। क्या होता है, उसका विलोम होता है, जी इक्वल टू 1/SV, ठीक है। तो हमारा जो सीआरटी का डिफ्लेक्शन फैक्टर जी होता है वो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का विलोम होता है, जी इक्वल टू 1/SV, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कल दिया था कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था।
तो उनमें से हैं, ठीक है, विनय आर्या जी, ठीक है, AB पांडुरंग जी, ठीक है, अखिल कुमार जी, इसके अलावा अंशिता श्रीवास्तव जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों समीर सैनी या बॉलीवुड फेवरेट सॉन्ग, इन कैंडिडेटों ने करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो और काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने आंसर सही दिया था, सभी का नाम मैं नहीं ले पाया, ठीक है, लेकिन आगे से प्रयास करेंगे सबका नाम लेने का। तो इसी क्रम में दोस्तों आप सभी आंसर देते रहें, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको देते हैं उन सभी का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते रहें। उससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, उससे आपकी नॉलेज कभी कम नहीं होती। अगर आप 4 वर्ड आप टाइप कर देते हैं तो वो 4 वर्ड टाइप करने से जल्दी से क्वेश्चन आपका कभी भूलेगा नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। तो इसलिए हम वैसे क्वेश्चन देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए होते हैं या उनके आने की बहुत संभावना होती है। इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को हम आपके कमेंट सेक्शन में आंसर पूछते हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दें और भविष्य के लिए आप कभी उस क्वेश्चन को भूलें ना, ठीक है। दोस्तों इसका हम आंसर बता देते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, दी स्टैंडर्ड आई ऑफ वैल्यू ऑफ AM रिसीवर इज, जो हमारा AM रिसीवर होता है उसके लिए स्टैंडर्ड IF का मान क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी IF को। तो इसका मान होता है 455 किलो हर्ट्ज। कितना होता है? 455 किलो हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। इसी क्रम दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर इज यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमीटर। रेडियो ट्रांसमीटर में किस प्रकार के दोलक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आप सभी हमारे वीडियो अच्छी तरह देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन के आने की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है हार्टले ऑक्सीलेटर, दूसरा ऑप्शन है RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ऑप्शन नंबर C हमारा व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर, या ऑप्शन नंबर D हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। हम आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।